नमस्कार। उत्कर्ष चैनल के चौथे सोपान में आपका स्वागत है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आपसे मुलाकात होने में देर हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आंचलिक उपन्यासों में आधी आबादी गोपाल उपाध्याय जी के साहित्य अनुशीलन में कार्यक्रम बनाया जाए, इस विषय को 2 भाग में प्रसारित किया जाए। तो प्रथम भाग आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे आज के जो विषय है उसमें हमारे सहयोगी रही रति चौबे जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी और एवं डॉक्टर वीणा दाड़े जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय से वीडियो बनाकर हमें भेजा। वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएं, पर आपसे एक निवेदन भी है कि हमारे इस चैनल को देखकर लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी हमें खुशी होगी और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मात्र देख कर चैनल को अपनी प्रतिक्रिया न देना, लाइक न करना, सब्सक्राइब न करना उचित नहीं रहेगा। पुनः आपसे सभी से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से हमें अपने आगे कार्यक्रमों में सुधार करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। उत्कर्ष चैनल श्री गोपाल उपाध्याय जी का आभार। मैं डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। आंचलिक उपन्यासों में आधी आबादी पर अपने विचार प्रकट करने। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में आंचलिकता का उन्मेष बहुत बड़ी महत्व की चीज रही है। आंचलिक उपन्यासों की रचना के पीछे मूलभूत प्रवृत्ति राष्ट्र एवं समाज की सांस्कृतिक मर्यादा का अन्वेषण रहा है। इन आंचलिक हिंदी उपन्यासों में और कहानियों में कथा शिल्प को नए संदर्भ दिए हैं तथा गतिशील परिप्रेक्ष्य में अंचल विशेष की समग्र विशेषताओं को प्रस्तुत कर निश्चय ही एक ताजगी नएपन से भर दिया है कहानियों को और उपन्यासों को। इन आंचलिक उपन्यासों में ग्राम जीवन में हुए नए विकास, परिवर्तन, नवीन चेतना का मानवीय धरातल पर चित्रण किया जाने लगा है।
जिससे अपेक्षित ग्राम जीवन, सभ्यता, जीवन प्रसंगों पर प्रकाश पड़ा। ग्राम प्रधान भारत के चित्रण में आंचलिक चित्रण द्वारा भारत राष्ट्र को पूर्णता प्रदान की। वहाँ की रूढ़ियों, व्यवहार कुशलता, व्यवहार चातुर्य तथा व्यवहार आदि के चित्रण ने हिंदी उपन्यासों को नया आयाम दिया है। आंचलिक उपन्यासों में ख्याति प्राप्त आदरणीय गोपाल उपाध्याय जी के साहित्य अनुशीलन में जुड़े सभी लोगों का, विद्वज्जनों का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। और ये बड़े ही एक अच्छा संयोग है कि जहाँ हम उपन्यासों की चर्चा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो मनाया जाता है, तो वो इसलिए भी सार्थक है क्योंकि गोपाल उपाध्याय जी ने अपने उपन्यासों में स्त्री पात्रों को बखूबी उभारा है। उनके सुपुत्र हरीश उपाध्याय जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए, जो अथक परिश्रम किया, मैं उनके प्रति भी उनको भी अभिवादन करती हूँ। और ये कार्य निसंदेह बड़ा कठिन होता है जो उन्होंने बड़े ही सरलता से कर डाला है। प्रेमचंद की औपन्यासिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने में और उसे पुष्ट करने में नागार्जुन जी का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो ग्राम विमुख उपन्यास उनके निधन के बाद हो गए थे, उस विरोध को तोड़ते हुए अपने उपन्यासों में मिथिलांचल के ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से उभारा। लगभग यही बात हमें गोपाल उपाध्याय जी के उपन्यासों में भी दिखाई देती है, जैसे कि डोले पर बैठी लड़की, एक टुकड़ा इतिहास, औरत ही आग। इन उपन्यासों में भी उन्होंने विशिष्ट, यानी मैं कहूँ कि अल्मोड़ा के पास खुराड नाम के एक छोटे से गांव में जो उन्होंने जिस तरह से एक बालिका के जीवन को चित्रित किया है, वह निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि जिस मार्मिकता के साथ वो पात्र गढ़ा गया है, एक छोटी सी लड़की जो चनूली देवी के नाम से जानी जाती थी, वह किस प्रकार से चंडी देवी बन जाती है, उसकी यह समग्र जो संघर्ष यात्रा है, उसको गोपाल जी ने बहुत ही मार्मिकता से उभारा है। और यही बात हम नागार्जुन के उपन्यासों में देखते हैं कि नागार्जुन रतिनाथ की चाची, जो उनका पहला उपन्यास है, उसमें भी उन्होंने मिथिलांचल के उन शोषित, पीड़ित स्त्री पात्रों की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह से दिया है, क्योंकि यह समय स्त्री विमर्श का नहीं था। आंदोलनों की जो नारे थे वो भी वहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक प्रतिबद्ध या सामाजिक दायित्व जो होता है किसी लेखक का, उसके चलते नागार्जुन ने अपने उपन्यास में एक ऐसा रास्ता चुना जिससे कि उन्होंने एक विधवा स्त्री गौरी चाची का चरित्र पूरी गहराई के साथ उसमें उकेरा है। और इसी प्रगतिशील सोच के कारण वे ऐसा कर पाए हैं कि उस ग्रामीण पर इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल उपाध्याय जी और नागार्जुन के उपन्यास, खासतौर पर उपाध्याय जी के डोले पर बैठी लड़की, एक टुकड़ा इतिहास, औरत ही आग तथा नागार्जुन के रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, दुख मोचन जैसे उपन्यासों में स्त्री जीवन के विविध पहलुओं को अत्यंत मार्मिकता के साथ उभारा गया है। और इन दोनों ही रचनाकारों ने अंचल विशेष की खूबियों के साथ साथ उस अंचल की जनपदीय भाषा को भी, वहाँ की संस्कृति को भी अत्यंत करीब से देखा और स्त्री जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को, खासतौर पे नारी उत्पीड़न और संघर्ष को गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इन दोनों रचनाकारों के आंचलिक उपन्यासों पर जो चर्चा हुई उसमें मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला
और मुझे ऐसा लगता है कि आज का यह जो कार्यक्रम है वह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही उपन्यासकारों को देखने, परखने और समझने का हमें मौका मिला है और इसके लिए मैं आयोजकों को खास तौर पर बधाई देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उन्हें साधुवाद देती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर देने के लिए मैं विशेष रूप से हरीश उपाध्याय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। गोपाल जी का जो संपूर्ण जो लेखन है उसमें समाज के पिछड़े वर्ग, खासकर नारियों को उन्होंने लिया है। गोपाल जी जो है वो खुद प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोपाल जी की जो आधी आबादी चेतनशील है, सशक्त है, विद्रोह और रूढ़ियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। सामाजिक बंधन और मर्यादा की उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन अपनी आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा जरूर करी। जब हम गोपाल स्वतंत्र चिंतनशील लेखक थे, सत्ता का जो दबाव उनके व्यक्तित्व को दबा नहीं सका और उनके हर उपन्यास में आधी आबादी के चेतना के स्वर हमें मुखरित होते दिखाई देते हैं। उत्तराखंड की जो आंचलिकता को उन्होंने अपने उपन्यास डोले में बैठी लड़की, मन के मेले उपन्यासों के जरिए महिलाओं के लिए एक नए मार्गों को खोला और एक प्रगतिशील समाज की रचना में अपने कदम उन्होंने रखे। हमें किसी भी व्यक्ति या समुदाय का यदि उचित मार्गदर्शन करना है तो उनके स्तर के अनुसार हमें उनकी भाषा को समझना पड़ेगा और उस व्यक्ति को या वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, तब जाकर उनका उत्थान स्वाभाविक है। और गोपाल जी उपाध्याय ने यही किया। उन्होंने वहाँ पर रहने वालों की भाषा को समझा, जनता में रहे, जनता को पूरी तरह से आत्मसात किया और फिर उसमें समा गए और यही उनकी सफलता है। यही कारण है कि जब उनका एक टुकड़ा इतिहास एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने नारी सशक्तिकरण को वास्तव में दर्शाया है। इनके जितने भी उपन्यास हैं उनमें जो आधी आबादी के चेतना के जो स्वर हैं अपनी बुलंद आवाज के रूप में मुखरित हुए हैं। इनके समस्त नारी पात्र जो हैं एक अलौकिक स्तंभ है। गोपाल जी उपाध्याय आज एक टुकड़ा इतिहास नहीं है, वे आज भी आंचलिक उपन्यासों में जीवित हैं, क्योंकि साहित्यकार कभी मरता नहीं है। साहित्यकार हमेशा जिंदा रहता है। न साहित्यकार मरता न साहित्य मरता। और गोपाल जी उपाध्याय जैसा व्यक्तित्व तो कभी मर ही नहीं सकता। गोपाल उपाध्याय जी ने एक बार कहा था कि प्रगतिशील लेखन के लिए सांस्कृतिक विरासत के साथ अपनी बात पाठक तक ले जाने के लिए आवश्यकता जितनी आज है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही और न होगी। किंतु प्रतिबद्ध लेखन जनता की भावनाओं में जब रच बस जाएगा तभी वह स्वीकार किया जाएगा और तभी वह लेखन सार्थक भी होगा। और गोपाल जी उपाध्याय ने यही किया। साहित्य जगत में उपाध्याय जी का भरपूर योगदान रहा है। लेखन की हर विधा में वे संपूर्ण थे। आंचलिक उपन्यासों में राजूला बारनासई, मेरा देश, तुम और समंदर, गोपाल हरोली, औरत एक आँख, बंटवारा, बेटे का देश, धधक, अग्निका आदि प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। हर उपन्यास में गोपाल जी के नारी पात्र मुखरित हुए हैं। उन्होंने हर वर्ग की नारी का चित्रण किया है। पतित कही जाने वाली स्त्रियों में भी गोपाल जी ने मानवीय गरिमा को देखा है। उनके सभी स्त्री पात्र सक्रिय हैं, संघर्षशील, सचेत, साथ ही विश्वसनीय भी हैं। गोपाल जी ने आंचलिक नारी जीवन के हर पक्ष को छुआ है
जैसे ईर्ष्या, साहस, त्याग, क्षमाशील, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, दुर्बलता, उनके हर पात्र में ये दिखाई देता है। हर पात्र को बारीकी वो बहुत ही नजदीकियों से परखा है। ऐसा लगता है कि वे कितने सूक्ष्मदर्शी थे। मर्यादा में रहकर नारी पात्रों के विद्रोह का उन्होंने वर्णन किया है। गोपाल जी के नारी पात्र भारतीय जीवन के स्वरूप को दिखाते हैं। उनके नारी पात्रों में मानवीय दुर्बलता भी है, पर वे स्वतंत्र गति से बढ़ती हैं, जीवन की बाधाओं को निर्भीकता से लांघती हैं, आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि गोपाल जी को प्रेमचंद का उत्तराधिकारी कहा गया है। साहित्य जगत में उपाध्याय जी ध्रुव तारे के समान चमक रहे हैं। साहित्य जगत में जो ध्रुव तारे के समान वो चमक रहे हैं, वो हमेशा सदैव चमकते रहेंगे साहित्य जगत में भी, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी कही ये पंक्तियाँ हृदय को छूती हैं, जो नारी पात्रों के लिए कही गई हैं। आओ हिम्मत से धरती को लांघ लो, आओ हिम्मत से धरती को लांघ लो, फिर छलकते समंदर को लांघना है। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए लाल सूरज से सारे गगन को मांगना है, सारे गगन को मांगना है, सारे गगन को मांगना है।